और ये हुआ भी बिल्कुल। पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस को जब जब घास डाला है तबे तबे चारा उसको मिला है, बिल्कुल। और पलखत पाई उतार ली मूड़ी। अच्छा। राजनीति में ये खूब चलता है। टीका भी करता हूं, यानी सब समाज के लिए हूं, लेकिन इनकी पहचान दलित। आप जानते हैं कि ऐसे 40 से 50 विधानसभा हैं। 90 के दशक में 70-80 के दशक में हम देखने को मिला, वही स्थितियां पैदा हो जाएंगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये कंफर्म न्यूज है। जी हाँ, बिहार की राजनीतिक सियासत अब धीरे धीरे और भी ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। हम खबर तो आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, कौन सा पेच है, लेकिन जिस प्रकार इतनी जल्दी जल्दी राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है कि हम भी उसको डिकोड कर रहे हैं और डिकोड करके आप तक पहुंचा रहे हैं हर खबर। अब देखिए, नेताओं की रणनीति। दिल्ली में एनडीए की एक बैठक बुला ली गई। बैठक तो बिहार में भी बुलाया गया था, बिहार में भी तमाम जो घटक दल हैं एनडीए की, उनकी एक बैठक बुलाई गई। पूरी तरह से यह दिखाने का प्रयास हुआ कि एनडीए एकजुट है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में है या नहीं है, इस पर एक मंथन चलता रहा। उस बीच में एक नया बयान आ जाता है गिरिराज सिंह का कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। अब इस बात की शुरुआत तो गिरिराज सिंह ने कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या होगा। क्या भारत रत्न वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मान जाएंगे? भारत रत्न दे देने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बने रहने की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी? क्या भारत रत्न दे देने से सारा समीकरण भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगा? यही सवाल है। और सवाल एक और है, देखिए ये मीटिंग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम चेहरों को आप देख रहे हैं। यह अमित शाह के बुलाई बैठक थी। हालांकि बैठक बुलाई गई थी जेपी नड्डा के आवास पे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हुआ क्या, इस बैठक में पहुंचे तो सब लोग, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। जी हाँ, उसका भेद खोलेंगे। सीधे बाबा को बुलाते हैं और बाबा से ही समझने का प्रयास करते हैं कि बाबा आखिर शाह की मीटिंग से क्यों दूर रहे बड़े चेहरे नीतीश और चिराग। बाबा, मैं एक ही बात कहते कहते थक गया हूं। जी जी बाबा, और हर बार एक नई बात आती है सामने। आप हमारी विश्वसनीयता पर भी शक होने लगा है। जी जी, कई लोगों ने लिखा भी है कि बाबा आप तो पल पल कुछ अलग बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजनीतिक घटनाक्रम इस तेजी से उलटफेर हो रहा है। आप समझिए इस बात को कि हमें क्या पता था कि धरना हो रहा है, बच्चे बीपीएससी एग्जाम री एग्जाम कराने के लिए धरना दे रहे हैं, और अचानक से उन पर लाठीचार्ज हो जाएगा। बिल्कुल, जो स्थिति थी वो हृदय विदारक की स्थिति, बहुत 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 बहुत। खास करके अगर मानते हैं कि लड़कों पर 2-4 लाठी चल जाए तो अलग बात है। अब लड़का लड़की में मैं फर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के उनको कहा जाता है थोड़ा सॉफ्ट है, और उनको इस तरह से लाठियों से पीटना, चोर बेईमान तो नहीं ना है। बिल्कुल, वो अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनको और तरीका था उनको समझाने का, और भी बहुत सारे रास्ते थे। रोका जा सकता था, बैरिकेडिंग किया जा सकता था। ये लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा होने से पहले बवाल होता है, परीक्षा होने के बाद बवाल होता है, नियुक्ति के पहले बवाल होता है, नियुक्ति के बाद बवाल होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अक्षमता निश्चित रूप से सरकार की है, और तंत्र को दुरुस्त करने की जरूरत है, जैसे दुरुस्त करने की जरूरत है बिहार में एनडीए और महागठबंधन को। आप एक बात समझ लीजिए सागर, हम लगातार पॉलिटिकल खबरें कर रहे हैं, हम हर खबर को कंफर्म बता रहे हैं, हमारे पास जो सूत्र आ रहे हैं, जो हमारे पास बयान आ रहे हैं, उसके आधार पर हम एक परसेप्शन बनाते हैं, तो तुरंत थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा बयान आ जाता है, हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है, और हमें नए सिरे से फिर बताना पड़ता है। जी जी जी, अभी भी हम जो बात करने आए हैं, ये कल से हम लगातार ये बातें कर रहे हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग किसने बुलाया, और ये अचानक बुलाया गया है। इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी, बिल्कुल नहीं सूचना थी, अचानक बुलाया गया है। हाँ। लेकिन अचानक बुलाने पर आप देख लीजिए, ये अपने सहयोगी को लेकर के पहुंचे हुए हैं।
उपेंद्र कुशवाहा अपने सहयोगी को लेकर के पहुंचे हुए हैं और जदयू को देखिए दोनों लोग घेर के रखे हुए हैं ललन सिंह को जी बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं ये लोग जी 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 उससे ज्यादा कंफर्टेबल ये नजर आ रहा है यानी कि आप जीतन राम मांझी को देख रहे होंगे जीतन राम मांझी बहुत कंफर्टेबल है और जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जिनके एनडीए से बाहर हो जाने से नरेंद्र मोदी की सरकार पर असर पड़ जाएगा वो यहाँ बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इनके बगल में यहाँ बैठने वाले शख्स का नाम होना चाहिए था नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ कौन बैठा? कुमारस्वामी और मात्र उनके पास दो सांसद हैं। अगर नीतीश और ये दोनों अगर भाग जाएं तो उनको बचाते बचाते प्रलय हो जाएगा। बिल्कुल 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 विशेष परिस्थिति आ जाएगी, संवैधानिक संकट हो जाएगा और जो बातें 90 के दशक में 70-80 के दशक में हम देखने को मिला वही स्थितियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मीटिंग तो बुलाई गई, इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चिराग पासवान नहीं थे। एक चेहरा और मिसिंग इसमें आपको नजर आ रहा होगा और वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि वो विदेश जाने से पहले कुछ बयान दिए थे, जिस बयान को लेकर के कितनी चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है जी। इसके पीछे का कारण क्या है कि शाह की मीटिंग से क्यों दूरी रही इनकी? तो इसके पीछे का कारण है कुछ ऐसे मुद्दे जिसको बताना बहुत जरूरी है। जी, जी, आपको याद होगा कि एक लेटरल एंट्री का मुद्दा आया था जी 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 जिसमें एनडीए के भीतर ही घमासान मच गया था और इसको लेकर के इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आंदोलित नहीं हुआ था। सिर्फ जीतन राम मांझी ने कहा था कि ये सब का नौटंकी है। इसके बाद अगर बात करें तो वक्फ बिल की बात हुई थी। वक्फ बिल पर इनको भी और इनको भी चिट्ठी लिखा गया था। मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिख करके उनको बताया था कि भैया आप कर क्या रहे हो? क्या आपको लगता है कि मेरे बिना आप सरकार बना लोगे? अब भाजपा नहीं हो और जिस भाजपा का आप बैसाखी बने हुए हो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी यदि हम बिगड़ गए तो। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू तो मुसलमानों के समर्थक रहे हैं, उन्होंने आरक्षण देने का काम किया है। निश्चित रूप से। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के लिए कितना कठिन परिस्थिति होगा। नीतीश कुमार भी जी मुसलमानों के लिए काफी काम किया है उन्होंने। देखिए हम ये बात जरूर कहते हैं कि मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलता है, लेकिन जो छिटपुट वोट मिलता है वो काफी अहम है। बिल्कुल अहम है बाबा, और काम भी किया है मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 36-37 ऐसी बातें हैं ऐसे मुद्दों पर काम किया है जो खास करके मुस्लिम के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मुस्लिम महिलाओं को लेकर के और मुस्लिम समाज को लेकर के जो चीजें करने की जरूरत महसूस होती है उसमें जरा भी पीछे नहीं हटते हैं बाबा। वक्फ बोर्ड वाले बिल पर आपने देखा होगा कि इन्होंने कोई अब तक बयान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया। और इस बयान को नहीं देने के पीछे का कारण यही है कि नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो नाराज है। बाबा जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जब वो आए थे तो याद होगा आपको पहली बैठक जो उन्होंने बुलाई थी वो अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ बुलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी चर्चा भी खूब होने लगी थी कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह से आप समझिए उसके अलावा बहुत सारी बातें की हैं। जो सबसे बड़ा विवाद था आपने देखा होगा कि कब्रगाह जो था उसको लेकर के सबसे बड़ा विवाद होता था कि कब्रिस्तान को लेकर के उसको लेकर के आप देखिएगा कि कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कराई और करा करके उस झमेले को दूर किया। हज भवन बनाया और हज करने वाले लोगों के लिए भी सुविधाएं दी। मुस्लिम महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाते हैं। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति योजना भी है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो चल रहे हैं। मदरसा बोर्डों को इन्होंने राशि देने की बात की है, जिस तरह से आपको संस्कृत बोर्ड को मिल रही है। ये सभी चीजें नीतीश कुमार ने किया जरूर है और नीतीश कुमार ने जब किया है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज का जब भी कोई मुद्दा आएगा तो नीतीश कुमार, चूंकि आप जानते हैं कि ऐसे 40 से 50 विधानसभा हैं जो मुस्लिमों के से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के आधार पर जीत हार होता है। अभी आपने देखा होगा कि जो बेलागंज में इनकी जीत हुई है उसमें मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है इनको वोट किया है, तभी इतने मार्जिन से जीत पाए हैं जो कभी जीत नहीं पाए थे। जी बाबा। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके ये समझ में आती है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के और वक्फ बोर्ड बिल के बाद जो सबसे बड़ा विवाद अभी है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाला विवाद। उस विवाद से तो आप अपने आप को दूर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो विवाद आप किसी को भी गाली दे दीजिए। आप देखे हुए हैं कि राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के, हनुमान को लेकर के कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन आप एक बार भीम को बोल करके देखिए।
बाबा साहेब अम्बेडकर को बोल करके देखिए, आप देखिए उसका क्या असर होता है। यानी कि सीधी तौर पे बात है कि दो बड़ा धड़ा, एक दलित समाज जो लगभग 19 से 20% के आसपास है, दूसरा 18 से 19% मुस्लिम समाज, यानी 40% समाज जो आपसे नाराज हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके मालिक कौन कौन हैं? दलित समाज यहाँ बैठा हुआ है, और ये जब यहाँ जाते हैं इनसे बात करने के लिए, इसकी मीटिंग में कोई किसी को भेजते तो ये साफ संदेश जाता कि चिराग पासवान दलितों के लिए कर क्या रहे हैं। बार बार सवाल होता है, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को कहते हैं कि जब जब आप देखिएगा इनको टिक अप करके और जाते हैं किसी भी रैली में लोगों से मिलने के लिए, तो एक अलग तरह का नूर जो कहा जाता है उनके चेहरे पर होता है कि मैं दलित समाज का नेता हूं, टीका भी करता हूं, यानी सब समाज के लिए हूं, लेकिन इनकी पहचान दलित नेता के रूप में। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यदि कोई बोलता है, इन्होंने बहुत सारी बातें कही भी है, इन्होंने ये बात नहीं कहा कि इन्होंने गलत क्या कहा, इन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को यदि आप कहते हैं, अगर उनको मानते हैं, तो उनको सम्मान क्यों नहीं आपने दिया। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात कि मैं कल से इस बात को रिपीट कर रहा हूं लगातार कि ये मीटिंग बुलाने के पीछे इनके सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि वो मूड जानना चाहते थे। मूड क्या है, हम जिस बैसाखी पर हैं वो बैसाखी का हाल क्या है। आप कभी देखे हैं गांव देहात में? आप लोग नहीं देखे होइएगा। गांव देहात में पहले पालकी से दुल्हन जाती थी और दूल्हा भी जाता था। जी जी। मेरी शादी हुई तो मैं पालकी से ही गया था। हमको भी बाबा पालकी से ले जाया। अच्छा, आपको भी पालकी से लेके जाया गया था। हमारे यहाँ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा पुराना पालकी था। हाँ, तो वो पहले पालकी पर बैठिएगा ना, तो उसके नीचे आप देखिएगा जैसे खटिया बिना जाता है ना, वैसे बिना रहता है, उस पर चादर बिछा करके आपको बैठाया जाता है। और एक ऐसा उसमें प्रावधान है कि जब लड़की आती है गौना करा करके, तो एक ही पालकी में दोनों को बैठा करके द्वार पूजा कराई जाती है। तो उस समय आप समझिएगा कि 4 लोग जो कंधे पर आपको लेकर के चल रहे हो और उसमें 2 आदमी बैठ जाए, तो उस कंधा पर ले चलने वाले पालकी ढोने वाले की क्या स्थिति होगी। तो आप देखिए कि भाई और गोतिया पटदार के जो लोग होते हैं ना, उसको थुम ही दिए रहते हैं। ये पालकी जो है इसको थुम ही देने की जरूरत है। अभी नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वो 2014 और 2019 वाली नहीं रह गई है। 2024 वाले नरेंद्र मोदी कमजोर नरेंद्र मोदी हैं, और उनकी कमजोरी में ये बड़ा रोल निभाते हैं, और ये भी बड़ा रोल निभा रहे हैं। इन दोनों के रोल पर ही ये टिके हुए हैं, यानी दोनों के मजबूत कंधे ही सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें थुम ही देने का काम ये कर रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे भी हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, सागर आपको भी याद होगा, भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि ये सब इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी के बिना ये देश खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके मन में कोई ऐसा भाव ही नहीं है। तो फिर क्या है बाबा? सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग कर नहीं सब प्रीति। अच्छा, सबका स्वार्थ है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि ये सभी का स्वार्थ है, और पलखत पाई उतार ली मूड़ी। अच्छा। राजनीति में ये खूब चलता है, खूब चलता है। आप देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जब सबसे मजबूत स्थिति में थे, सारा विपक्ष उनके साथ मिल करके और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव खेला था और फूट करवाया था जी। आज भी आप देखिए कि कई चिट्ठी के माध्यम से आखिर क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल को, ललन सिंह और संजय झा को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करने की। केजरीवाल की चिट्ठी वह मामला था। आप देख लीजिए कि लगातार अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आप उठा के देखिए कि लालू प्रसाद का क्या इशारा है। आप देखिए कि इशारा क्या कर रही ममता बनर्जी जी। इन सभी लोगों का इशारा कहीं ना कहीं है कि जो हो गया सो हो गया, अब भी तो संभलिए, अब भी तो सुधरिए। और उसमें इनका अमित शाह का ये बयान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा आरक्षण के भीतर आरक्षण वाली जो बात थी, उसको लेकर कोटा विद इन कोटा को लेकर के बहुत बवेला हुआ था। यानी कि बार बार आपको लगता होगा
कि ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछले या ये मोदी सरकार जो पिछले 2 चुनाव में अपने हर एजेंडे को बिना किसी रोक टोक के पास करा लिया करती थी, आज इसको हर एजेंडे को जेपीसी को भेजना पड़ता है और उसके लिए क्वेरी करवानी पड़ती है, उसको विराम देना पड़ता है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सरकार हमारी गिर जाए। इन सब के बाद सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने एंगल बदल दिया है और एंगल इन्होंने भी बदल दिया है। जी बिल्कुल, जब ये मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। और बाबा जो हमारे पास जो खबरें आ रही थी कि आज का दिन बड़ा विशेष है बाबा, 25 दिसंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि है। तो इस दिन अमूमन नीतीश कुमार पिछले बार जब राजद के साथ वो गठबंधन में थे तब वो दिल्ली गए थे और उनकी जो स्मारक है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वहां पर पुष्पांजलि किया था। विजय सिन्हा का वो बयान भी बोल दीजिए। हाँ। विजय सिन्हा ने आज ही ये बात याद दिलाई है और शायद हो सकता है कि वही इनको याद दिलाना भी चाह रहे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इनको भरोसा किया था, जिम्मेवारी दी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिम्मेवारी दी थी कि आप जाइए और जंगल राज हटाइए, और ये भी बहुत सम्मान करते थे। हाँ। यानी कि वो मुख्य रूप से ये कह रहे हैं कि चाचा होने मत जाइए। और बाबा निश्चित रूप से नीतीश जी भी जो है सम्मान तो करते ही हैं। आप देखे होंगे कि खबर आई थी, एक पार्क का नाम जो है तेज प्रताप यादव जब पर्यावरण मंत्री थे तो एक पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी से उनका नाम था, लेकिन उसको नाम वो चेंज करने के लिए उन्होंने कह दिया था। तब तुरंत आनंद फानंद में नीतीश कुमार ने एक्शन लिया और उसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही रहने दिया गया। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। इन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मन में एक था, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जब लौट करके आए हैं विदेश से तो उन्होंने अमित शाह से बात की होगी और कहा होगा कि इन सब बातों को क्लियर कीजिए और क्लियर करके ये समझिए कि आखिर लोगों के मन में है क्या। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों जो नहीं गए हैं उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण इनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इनसे छीना था वो इन्हें रिटर्न कर दे, 12 जनपद। इसके अलावे इनके जो पार्टी को छीना गया था, इनका सिंबल छीना गया था, वो इन्हें सब कुछ तो मिल गया बाबा इनको, सब कुछ मिल गया। बंगला मिलने और एक जो उनका निशान था बंगला, वो मिलने में बहुत अंतर। 12 जनपद बंगला मिलने और निशान जो इनका था बंगला, अच्छा जो ओरिजिनल बंगला, वो मिलने में बहुत अंतर है। तो निश्चित रूप से जो मूल लोक जनशक्ति पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह बंगला था, बिल्कुल वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं सारा। लेकिन बाबा वो तो चुनाव आयोग का काम, सारा सब राजनीति है। ये देखिए, हम किसी संवैधानिक संस्थान पर किस तरह का कोई प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन परिस्थितियां जो कहती हैं वो हमें कहना पड़ता है। अब रहा सवाल कि हम 15 जनवरी के पहले तख्ता पलट क्यों कर रहे हैं। 2 बड़ी बातें हैं। पहली बात, नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र को सामने लाना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं बाबा। हालांकि ये चर्चा आपको याद होगा, कल भी मैंने आपके साथ किया था खबर, तो मैंने बताया था कि आपने ही सबसे पहले आए थे तो ब्रेक किया था आपने उस खबर। उनका पहला मतलब बाइट जो है, पब्लिकली बाइट जो है वो हमने ही लिया था बाबा, और उसमें उन्होंने बताया था अपने बारे में कि मैं राजनीति में के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सक्रिय मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस भजन करना पसंद है। लेकिन आपको पता है ना कि मैं कोच था, स्पोर्ट्स में था, जी कई विधाओं में मैं प्लेयर भी मैं था और कोचिंग भी देता था। जी बाबा। पत्रकारिता मेरी हॉबी थी और वो हॉबी मेरा पैशन बन गया, पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया। अच्छा जी। तो आदमी को वक्त के हिसाब से बदलना चाहिए जी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने कोच लगाया है उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि राजनीति कैसे करते हैं, मनीष वर्मा का, और नीतीश कुमार कैसे बनते हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार क्या दोबारा भी हो सकता है कोई बाबा? बांस के नीचे बांसे जमता है। अच्छा, बांस किसी और चीज को जमने नहीं देता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस तरह से, आप एक बात समझिए ना, इस देश से और इस देश के सबसे बड़े नेता कुर्मी समाज के नेता को अगर कोई है तो उसका नाम आप बताइए। नीतीश कुमार। कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता है, उसका नाम बताइए। नीतीश कुमार मिलेंगे आपको। यानी कि कुशवाहा और कुर्मी लौकुश समाज का सबसे बड़ा नेता अगर कोई हुआ तो ये हुए। और नन ओबीसी में भी, अगर नन यादव में, ओबीसी समुदाय में अगर नन यादव अगर कोई चेहरा बड़ा दिखता है
तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही निश्चित रूप दिखता से यही नीतीश कुमार है जिन्होंने 1990 में कहा था कि ठीक है ओबीसी में आप मुझे पसंद कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद को यदि आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम कांग्रेस का नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये हुआ भी बिल्कुल। पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस को जब जब घास डाला है तबे तबे चारा उसको मिला है, बिल्कुल, नहीं तो नहीं मिला है। बिल्कुल 2015 में भी नहीं चाहते तो लालू प्रसाद बर्बादे करने में लगे हुए थे। 41 सीट नहीं मिलने वाला, नहीं मिलता, बिल्कुल। तो ये सारी बातें और कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक तो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई हम 35 साल से झोरा ढो रहे हैं, लालू को बनाए, उस समय भी झोला मेरे हाथ में था, उसका झोला पीछे पीछे लेके चले। अश्विनी चौबे कभी कहते थे, क्योंकि आप जानते हैं उनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, जी बिल्कुल। तो अश्विनी चौबे कहते थे कि जब वो अध्यक्ष थे छात्र, तो उस समय उनकी टीम में लालू प्रसाद भी हुआ करते थे। और लालू प्रसाद से आपने अक्सर सुना होगा कि सुशील मोदी वो तो मेरा झोला ढोता था, मेरा मुंशी था। नहीं, बिल्कुल। ये सारी बातें जो घुमा फिरा करके आती हैं उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी और का झोला ढोने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश तक ही बस लास्ट, अब अपना चेहरा चाहते हैं। और इसको लेकर के अमित शाह की एंट्री हुई है। नमन जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी, पंचनामा में आपने सुना होगा, उन्होंने देशनामा में भी लंबा उपयोग किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार को ले जाना चाहती है कोई बड़े जगह पर और बिहार खाली करें वो। इसके लिए एक सेक्रीफाइस किया जा सकता है कि निशांत को, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको राजनीति में लाया जाए, लेकिन वो सबसे ऊपर वाली कुर्सी नहीं होगी, नंबर 2 नंबर 3 की कुर्सी उनको दी जा सकती है, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और वो पार्टी को पूरी तरह से संगठित करे। भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को की तरफ देखेगी भी नहीं। हाँ बाबा, ये जरूरी भी है कि अब देखिए ना कि तेजस्वी के अलावे अगर किसी को नेतृत्व मिल जाता तो क्या राजद संभल पाता? बिल्कुल नहीं संभल पाता, बिल्कुल नहीं संभल। तो जरूरी होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर छोड़ते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां उसी के दम पर चलती ही हैं, व्यक्ति विद्रोह हो जाएगा। अगर मान लीजिए निशांत नहीं आते हैं तो विद्रोह हो जाएगा। बहुत सारे चेहरे हैं। इस बात को लेकर के हमने कई नेताओं से बातचीत किया है, मैं कई दिनों से लगातार बात कर रहा हूं, खबर कर रहा हूं, और सबका मानना है, कुछ लोगों ने तो मुखर होकर कहा भी है, लवली आनंद जैसी नेता जो हैं वो तो मुख खुल करके बोली है कि निशांत को लाना होगा। अब निशांत को लाने का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है उनकी पार्टी के भीतर। तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की शर्त अगर नीतीश कुमार मान लेते हैं कि मैं आपकी पार्टी की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन बाबा एक सवाल, हाँ, परिवारवाद वाला मैटर कहाँ जाएगा? हाँ, उसके लिए तो हमने पहले भी बताया, फिर एक बार मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी एक बात और बता दूं कि पहला ये एक लास्ट पॉइंट था, और इससे भी बड़ा पॉइंट है कि नीतीश कुमार और इनको दोनों को लगता है, और राष्ट्रीय जनता दल को भी लग रहा है, नीतीश कुमार की एक और कमी है कि वो लालू प्रसाद को मरने देना नहीं चाहते, खत्म होने देना नहीं चाहते उनकी पार्टी को। कारण उसका है कि उनकी पार्टी जो है उनके लिए कुशन है। आप सोफा कितना भी मजबूत ले लीजिएगा, कितना भी बढ़िया लीजिएगा, लेकिन कुशन उस पर नहीं है तो सोफा का कोई महत्व नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से लालू प्रसाद जो है वो कुशन है। और ऐसी खबर आ रही है कि जो 38 का हम जो आंकड़ा बता रहे हैं पिछले 3 दिनों से, उस 38 के आंकड़ा को टारगेट करने के लिए, हिट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो पहली ये कि ये तख्ता पलट करना चाहते हैं, चाहे जिस कारण से हो। अमित शाह ये तख्ता पलट इसलिए भी कर सकते हैं कि ये सरकार भसा दें, वो भी एक कारण हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगवा करके चुनाव करा लें तो उनका ग्रीवांसेस होगा, और बुला देवे कि आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल ही गए। पहला इस बात को लेकर के इनको संशय है। दूसरी बात कि ये संशय सिर्फ इन्हीं को नहीं है, इनको भी है। अच्छा। और ऐसी स्थिति में आपने एक सवाल पूछा था परिवारवाद का। नीतीश कुमार के पास बहुत सारे विकल्प हैं। मैंने वो भी विकल्प बताया था कि नीतीश कुमार घोषित रूप से संन्यास राजनीति से ले लें और कहें अपनी पार्टी के लोगों को जिसको बनाना है बनाइए, मुझे अब छोड़िए। और ऐसी स्थिति में अगर पार्टी कोई फैसला लेती है तो वो फैसला नीतीश कुमार का नहीं होगा, इसलिए परिवारवाद का ठप्पा भी नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में, दोनों ही परिस्थिति में 15 जनवरी का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं कि उसी दिन से कोई शुभ कार्य होता है। दही का टीका भी उसी दिन, दही का टीका भी लगता है। तो 15 जनवरी तक आप इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला जरूर है जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए, तो देखिए कंफर्म न्यूज में बाबा ने सब कुछ बता दिया है। देखिए 15 जनवरी ही वो दिन है जिस दिन बिहार की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरीके से साफ हो जानी है।
देखिए, हमने बताया इस पूरे खबर में कि किस प्रकार जो बैठक हुई है, एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक पूरी तरह से यह टटोलने के लिए बुलाया गया था कि एनडीए के तमाम घटक दलों में किस प्रकार की बेचैनी है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर असमंजस वाली स्थिति है, या फिर और जो घटक दल हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब विदेश से लौटकर जब भारत आए हैं, तब अमित शाह को एक टास्क दिया गया है कि भाई आप अपने घटक दलों को ठीक से ठोक ठटा के देख लीजिए कि सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन अब देखिए, इस बैठक से जो चीजें निकल कर आई है वो हमने आपको डिकोड करके बताया है कि देखिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है, भले ही वो बयानबाजी ना करते हो, लेकिन चिराग पासवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी जरूर है। इस वजह से अमित शाह के बैठक में ये नहीं गए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस बैठक में नहीं जाना इस ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ न कुछ समीकरण साध रहे हैं। देखिए, जो शतरंज की चाल है वो दोनों तरफ से चल रहा है। जो बाबा ने आपको बताया कि शाह 38 स्पेशल 38 वाले पे काम कर रहे हैं, जो 38 विधायक कम है बिहार में, उसको किसी तरह से जुगाड़ करने के चक्कर में अमित शाह लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी इस फिराक में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई डील हो जाए और उनके बेटे निशांत को बिहार की सियासत में बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, और वो उसके बाद फिर फैसला होगा। अब इसी शतरंज की ताल में कौन सह चलता है और कौन मात होता है, यह तो देखने वाली बात है। और 15 तारीख को बाबा ने बता ही दिया है कि 15 जनवरी जब खरवास खत्म हो जाएगा, तब फाइनली पता चलेगा, साफ हो जाएगा कि बिहार के राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल हमारी नजर हर खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।